Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, PhD scholar in structural engineering. Welcome to my YouTube channel Exploring Civil, जिसमें हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नए डिस्कशन करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड के ऊपर। और ये जो है ये बेसिक से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, इसलिए कोई भी इसे पढ़ सकता है। मतलब सिर्फ सिविल इंजीनियर के लिए नहीं है, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल, सब के लिए ये ज़रूरी है। आज का जो वीडियो है आप लोग देख चुके होंगे। ये जो यहाँ पे लिखा गया है टेम्परेचर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर आपका जो इंटरव्यू है, वो सारों के लिए ये ज़रूरी है। टेम्परेचर स्ट्रेस का जो फंडा है आपका क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं what is temperature stress. So actually before discussing the temperature stress, I would like to share you that an information about this channel that I have already posted many videos based on this stress, strain, what is strain, how it is forms, okay. So what is the cause, what is the effect, so what is the internal resistance of the body, definition of stress and strain. तो पहले आप उससे जाके देख लीजिए, अच्छे से आपका दिमाग का सारे जो मतलब कन्फ्यूजन है वहाँ पे आप निकाल लीजिए पहले, फिर आप टेम्परेचर स्ट्रेस के ऊपर आइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर स्ट्रेस? इफ देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर देन मटेरियल, मेनली आपका जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, अंडरगोज डिफॉर्मेशन, आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो जो भी आपका मेटल जो होता है उसके अगर आप वहाँ पे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसके ऊपर, मतलब मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एक्सपांड होगा। अगर टेम्परेचर डाउन करो, मतलब उसको अगर आप उसका टेम्परेचर जो है इंटरनल टेम्परेचर उसको रिड्यूस करोगे तो वो कंट्रैक्ट होगा। ठीक है, सो दिस डिफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन आइदर राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर होने से क्या होता है, नॉर्मली एक्सपांसन होता है, और फॉल इन टेम्परेचर कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, so rise in temperature deals with expansion and the contraction deals with temperature fall, मतलब टेम्परेचर लो होने से कंट्रैक्शन होता है। ठीक है, लो होने से मतलब क्या, अगर हायर टेम्परेचर में बॉडी था, लोअर टेम्परेचर को लाया जाता है, मतलब उसको बॉडी को कूल डाउन किया जाए तो कंट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिस इज ए फायर। Okay, so here I am applying heat energy on this bar element. Okay, so here you can see L is the original length and L dash is the deformed length. मतलब क्या है इसका, अगर आप इसको आग के ऊपर रख दो एक बार को, मतलब एक मान लो एक एल्यूमिनियम है या फिर स्टील, कॉपर, कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ओर थोड़ा थोड़ा एक्सपांड कर जाएगा ड्यू टू दिस राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे है ना, राइज इन टेम्परेचर एक्सपांसन करता है। तो यहाँ पे जितना भी एक्सपांड करेगा वो किसके वजह से होगा, दिस ड्यू टू दिस टेम्परेचर। ओके, राइज इन टेम्परेचर। सो मतलब यहाँ पहले एल था, बाद में एल डैश हुआ। ठीक है, यहाँ पे उल्टा है, मतलब देखिए पहला जो है वो एल था, फिर बाद में कंट्रैक्ट होके एल डैश हुआ है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज किया गया है। ठीक है, चलिए ज़्यादा जानते हैं। When a body is free to expand or contract, then there will be no stress. ठीक है, अगर बॉडी आपका फ्री है, मतलब ये जो बॉडी है ये फ्री है दोनों ओर से, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसको मतलब अपोज करने वाला कोई यहाँ पे चीज़ है नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे भी कंट्रैक्ट हो रहा है बॉडी अपने आप। ये पहला वाला है जो एल लेंथ है ना, एल ग्रीन वाला जहाँ तक जा रहा है वो पहले वाला था, बाद में ये कंट्रैक्ट होके ये ब्लैक वाला बना है। ठीक है, सो एल डैश वाला, तो यहाँ पे भी इसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई भी चीज़ मौजूद है नहीं, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो स्ट्रेस के लिए फोर्स चाहिए होता है, मतलब लोड चाहिए होता है, रेस्ट्रिक्शन या फिर एनी टेंडेंसी नीड्स टू क्रिएट स्ट्रेस। ओके, सो नो टेंडेंसी हियर, सो there is no development of stress. So यहाँ पे देखिए, but if there is any restrictions to expansion or contraction, then stress will develop in the material.
मतलब आप पहले जानते थे कि स्ट्रेस जो है वो लोड लगने से होता है, लोड पर यूनिट एरिया, ठीक है। नहीं, लोड पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। स्ट्रेस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी पर यूनिट एरिया। सो इलास्टिक लिमिट में वो दोनों सेम होते हैं, इसलिए हम स्ट्रेस और प्रेशर को एक ही डेफिनेशन में समझा सकते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। ओके, सो इसका बारे में मेरा जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है वो मैंने पहले ही दिया हुआ है इस चैनल में, आप इसको देख लीजिए। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉडी के ऊपर कोई लोड नहीं लग रहा है, बस यहाँ पे टेम्परेचराइज किया जा रहा है, पर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे दीज आर द फिक्स्ड एंड्स। सो दिस मटेरियल और मेटल, इफ द मटेरियल इज इन मेटल, so it cannot elongate due to these restrictions, but tries to elongate because we are giving heat energy to it. so यहाँ पे ये हो गया restrictions, यहाँ body trying to expand, so यहाँ पे इसके बीच में क्या होगा? टेंशन क्रिएट होगा, मतलब टेंशन नहीं, वो मतलब उसको आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेस क्रिएट होगा, ठीक है। so यहाँ पे कुछ गड़बड़ी तो जरूर होगा ना, यहाँ पे ये कोशिश करके आगे जानने को, ये जाने नहीं देगा, तो यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, उसी को बोलते हैं आपका टेम्परेचर स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा, तब तक स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा जब तक आप रेस्ट्रिक्शन ना करें, फ्री मूवमेंट, फ्री एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्ट को आप रेस्ट्रिक्ट ना करें, तब तक स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तब तक आप बोल नहीं सकते उसे कि वो टेम्परेचर स्ट्रेस हो रहा है। हाँ, आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, पर यहाँ पे नहीं बोल सकते कि कोई भी स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस होगा। चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली व्हेन बॉडी सब्जेक्टेड टू फॉल इन टेम्परेचर, मतलब उसका टेम्परेचर अगर डाउन किया जाए, सो इट ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ कॉन्ट्रैक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड देयर विल बी स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉडी कोशिश कर रहा है पीछे हटने को, मतलब यहाँ से दूर जाने को, पर ये दिस इज फिक्स्ड एंड, so it cannot move either in this direction or in this direction, so यहाँ पे भी स्ट्रेस क्रिएट होगा, ठीक है। बट दिस डायरेक्शन इसका देखिए इस यहाँ है, क्यों? क्योंकि इफ दिस इज द ओरिजिनल लेंथ, आफ्टर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर the length of the body will decrease, try to decrease, so in this direction the arrow mark is okay, but this is restricted, so stress will be there. So formulation, so let us discuss about the formulation of the concept. So linear deformation due to change in temperature, so linear deformation मतलब जो लेंथ वाइज होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले वाला हमारा L था, बाद वाला L डैश, ये तो पहला वाला ही डायग्राम है, कौन सा? ये वाला। चलिए ये वाला कंसिडर करते हैं। यहाँ पे जो भी आपका एक्सपांसन हुआ है उसको हम डेल्टा L बोलते हैं आज ए होल, मतलब ये साइड में जितना हुआ है, ये साइड में जितना हुआ है, उसको मिला के डेल्टा L बोलते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पे आधा, यहाँ पे आधा, सो दिस इज डेल्टा L/2, दिस इज डेल्टा L/2, बिकॉज वी आर अप्लाइंग हीट एट द सेंटर। हियर हम कहाँ पे दे रहे हैं? हीट ठीक बीच में दे रहे हैं, मतलब यहाँ थोड़ा इलोंगेट होगा, यहाँ थोड़ा होगा, इसलिए डेल्टा L/2 इधर, डेल्टा L/2 इधर, ठीक है। सो डिफॉर्मेशन डेल्टा L हम जानते हैं चेंज इन लेंथ या फिर जो डिफॉर्मेशन होता है। सो वो क्या होता है? पहले वाला केस में हमारा जो था वहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं था, दिस ड्यू टू द लोड, एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, पर यहाँ पे ये टेम्परेचर स्ट्रेस के लिए, टेम्परेचर राइज एंड फॉल के लिए हो रहा है, तो क्या होगा? सो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, ओरिजिनल लेंथ इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपांसन। तो इसको आपको याद रखना ही होगा। ओरिजिनल बॉडी का लेंथ जो भी था L इंटू, यहाँ पे देखिए सिंबल में लिखा गया है चेंज इन टेम्परेचर T। सो चेंज इन टेम्परेचर क्या है? यहाँ पे नोट में दिखा गया है, देखिए T1 माइनस T0। इसका मतलब क्या है बाद में अब जब प्रॉब्लम करेंगे तब आप अच्छे से समझ जाना, ठीक है। सो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन एक होता है, अल्फा उसका नोटेशन होता है। सो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आपको घुसा के रखना है, एकदम बिठा लो, LTA, या फिर इसको थोड़ा उल्टा कर लो, या अल्फा जो बीच में ले आओ तो क्या हो जाएगा? लैट। सो डिफॉर्मेशन टेम्परेचर ड्यू टू टेम्परेचर इज लैट, LAT, A इज अल्फा, ओके। सो वी नोज, क्या हम जानते हैं? स्ट्रेन एप्सिलॉन चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन होता है, ठीक है।
डेल्टा एल बाई एल होता है। सो डेल्टा एल हमने यहाँ पे क्या देखा, एल टी ए लैट था डिवाइडेड बाय चेंज इन ओरिजिनल लेंथ जो है हमारा एल है, उसमें से एल एल कट जाएगा तो बचेगा क्या, 8 बचेगा, या फिर अल्फा टी या फिर टी इंटू अल्फा ये बचता है ना, टी इंटू अल्फा, इसको आप उल्टा लिखो एट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर स्ट्रेस क्या हो जाता है, हम जानते हैं स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस, तो स्ट्रेन यहाँ पे कितना निकला है, टी इंटू अल्फा, सो ये टी इंटू अल्फा हो गया स्ट्रेन एंड एप्सिलॉन हो गया यंग्स मॉडुलस, तो ये हो गया आपका टेम्परेचर स्ट्रेस। ठीक है, सो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, टी जो होता है चेंज इन टेम्परेचर होता है, मैंने बोला था ना यहाँ पे ये क्या है, ये आपको यहाँ पे समझाया गया है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। सो ये जो टी होता है वो चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर, हाउ मच वी चेंज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सो इनिशियली जो भी था, फाइनली जो भी था, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका चेंज इन टेम्परेचर। ओके, so in degree centigrade normally, so this is normally degree in degree centigrade, and alpha is the coefficient of thermal expansion per degree centigrade। ठीक है, इसको आप याद रखना क्योंकि प्रॉब्लम करते वक्त ये आपको ऐसे दिया गया होगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, सो चलिए एक सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। स्टील रॉड आज सोन इन फिगर इनिशियली एट 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनिशियल टेम्परेचर ये हो गया, इज हीटेड अप टू 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब फाइनली यहाँ पे पहुँचा, हीट करने से 80 डिग्री उसका टेम्परेचर पहुँचा, मतलब दिस इज द फाइनल टेम्परेचर T1, दिस इज T0। ठीक है, इनिशियली, एंड E इज गिवन, दिस इज योर यंग्स मॉडुलस, एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, मतलब कौन सा, अल्फा दिया गया है यहाँ पे 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। ओके, सो क्या कैलकुलेट करने को बोला गया है, फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन मतलब क्या है, ये सिर्फ यहाँ पे चेंज इन लेंथ पूछ रहा है, कितना फ्री एक्सपांशन होगा, मतलब कौन सा, ये वाला, ये फ्री एक्सपांशन सिर्फ बोला गया है। ठीक है, फिर पूछा गया है स्ट्रेस डेवलप्ड, मतलब ये टेम्परेचर स्ट्रेस व्हेन एक्सपांशन इज फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड, मैंने बोला था ना जब आप रेस्ट्रिक्शन करोगे तभी स्ट्रेस क्रिएट होगा, तो ये वही पूछ रहा है। सो रॉड फिगर में यहाँ पे क्या दिया गया है, डायमेंशन इसका 2 मीटर सिर्फ दिया गया है। ठीक है, मतलब ये हो गया एल। सो हमारा फॉर्मेट तो पहले वाला ही है, हमेशा एक सीक्वेंस में आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखना है ताकि इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा हो। पहले हो गया आपका डाटा गिवन, लेंथ 2 मीटर दिया गया है, इसको mm में कन्वर्ट कर लो, 2000 mm हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर मैंने बोला था 20 डिग्री था, फाइनली 80 डिग्री तक हमने उसको गर्म किया था। यंग्स मॉडुलस दिया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा दिया गया है, दिस पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये सेंटीग्रेड को मैंने इसे छोटा करके लिखा है। ठीक है, सोल्यूशन, चलिए बाकी हम अभी सोल्यूशन शुरू करेंगे। सो पहला क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर हमें मेजर करना होगा। टी हमें तो चाहिए ही, फॉर्मूला में टी तो चाहिए क्योंकि अल्फा दिया गया है, एल दिया गया है, टी नहीं दिया गया है। सो दिस इज द फॉर्मूला T1 - T0, मतलब डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल टेम्परेचर्स। 60 हो रहा है, 80 - 20, सो डिफॉर्मेशन क्या होगा, LTA या फिर लैट, जो भी याद रखो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, कहीं किसी को भी आप इंटरचेंज कर सकते हो, लैट। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने से इतना निकलेगा, इतना mm, ये यूनिट इसका है डिफॉर्मेशन का mm। ठीक है, सो पहला आंसर हमारा हो गया, बहुत आसान था। फ्री एक्सपांशन हमारा जो है वो चेंज इन लेंथ ही तो है ना, सो यहाँ पे 1.44 mm हमारा हो रहा है फ्री एक्सपांशन। अभी दूसरे पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा एक नोट है, स्ट्रेस विल जनरेट ड्यू टू द पोर्शन व्हिच इज प्रिवेंटेड टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कभी कभी जो है ना फुल्ली रेस्ट्रिक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है एक्सपांशन इज फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड, पर कहीं कहीं क्वेश्चन में ये भी दिया जा सकता है, हम एक और प्रॉब्लम इसके ऊपर करेंगे जहाँ पे एक लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन होगा, मतलब पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड, मतलब यहाँ वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा एक्सपांशन अलाउड होगा फिर बाकी रेस्ट्रिक्शन में चला जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए हमारा डेल्टा जो एल है, हमारा यहाँ पे जो फ्री एक्सपांशन है वो कितना निकला 1.44, वहाँ पे बोला गया होगा कि फ्री एक्सपांशन इज अलाउड अप टू 1 mm। सो उसमें क्या हो जाता है, जो 1.44 हमारा जो यहाँ पे निकाला है हमने, सो
0.1 तो मतलब अलाउड हो जाता है, पर जो 0.44 है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे स्ट्रेस कौन से पोर्शन के लिए आएगा, 0.44 के लिए आएगा। जितना पोर्शन आपका रेस्ट्रिक्शन में रहता है वही स्ट्रेस देता है। फ्री एक्सपांशन कभी भी स्ट्रेस नहीं देता। जितना पोर्शन आप रेस्ट्रिक्ट करोगे फ्री एक्सपांशन का, उतना ही पोर्शन के लिए, मतलब उतना ही डेल्टा एल चेंज इन लेंथ के लिए आप स्ट्रेन कैलकुलेट कीजिएगा, फिर स्ट्रेस कीजिएगा। यही कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। सो पोर्शन व्हिच इज प्रिवेंटेड टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट, हम उसको दिस डेल्टा एल आर लिखते हैं। फ्री जो कि कैसे आप निकालोगे, कैसे जानोगे, देखिए फ्री एक्सपांशन जितना होगा माइनस एक्सपांशन अलाउड, जितना भी आपको अलाउड होगा। सो मैंने बोला था ना पहले वाले केस में, यहाँ पे अगर हमें 1 mm अलाउड होता तो कितने पोर्शन के लिए आता स्ट्रेस, 0.44 mm के लिए आता, क्योंकि 1.44 माइनस हमें अलाउड क्या होता 1 mm होता, तो बाकी कितना बच रहा है 0.44 बच रहा है, तो उसी के लिए हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते तब। पर यहाँ क्या है, दिस एक्सपांशन इज फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड। फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या है, यहाँ पे आपका जो एक्सपांशन अलाउड है वो 0 हो जाता है, मतलब कोई एक्सपांशन हम अलाउ नहीं करते, बिल्कुल बंद, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, देखिए डेल्टा एल आर माइनस इज इक्वल टू डेल्टा एल माइनस डेल्टा एल ए। सो दिस इज द फ्री एक्सपांशन माइनस एक्सपांशन अलाउड, सो ये हो जाएगा 0। सो मतलब वही 1.44 जो है कंप्लीटली उसी पोर्शन के लिए सो हमारा स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, वो तो बहुत आसान हो जाता है ना। नाउ स्ट्रेस विल डेवलप ड्यू टू दिस 1.44 mm रेस्ट्रिक्टेड एक्सपांडिंग ओनली, ठीक है। सो जब ही वो चेंज इन लेंथ हो जाता है तो फिर स्ट्रेन कैसे निकलता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये हो गया स्ट्रेन। फिर स्ट्रेस कैसे निकलेगा आप जानते ही हो, अगर नहीं जानते मेरे पहले वाला वीडियो देख लो, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसके बारे में भी सारे सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। अब जाओ वहाँ पे क्लियर हो जाओ। फिर स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस ही होता है। स्ट्रेन हमारा इतना, यंग्स मॉडुलस इतना दिया गया है, कैलकुलेट करके देख लो। अगर मैं गलत हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, इसके ऊपर हम ज़्यादा और वीडियो देखेंगे। सो ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।